नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे परंपरागत बीज में उपयोगिता में महिलाओं और कृषकों की भागीदारी के बारे में। देखिए किसान भाइयों, क्या होता है कि जो बीज होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कहा भी तो यही जाता है कि जो बीज होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, और बीज अगर स्वस्थ हो, अच्छा हो, तो फिर कहना चाहिए कि उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। और बीज अगर जब धरती से मिलता है तो सोना बनकर हमारे खेतों में लहलहाता है। तो किस तरह से परंपरागत बीजों को जो है उसका संरक्षण करने में, उसकी उपयोगिता में कृषकों और महिलाओं की भागीदारी है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सत्यम चौरीहा, प्रक्षेत्र प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान केंद्र सतना में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, हम बात कर रहे हैं परंपरागत बीज की। जैव संवर्धन के लिए, उनकी उपयोगिता के लिए और उनके संरक्षण के लिए बहुत सारा काम किया जाना बहुत बाकी है, और आप लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं। आखिर परंपरागत बीज का महत्व क्या है? परंपरागत बीज वह बीज हैं जो हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी उगाते आ रहे हैं। और परंपरागत बीज वो बीज है जिसे प्रकृति और किसान दोनों मिलकर तैयार करते हैं, उसे हम परंपरागत बीज कहते हैं। कई बार देखा गया है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र या किसी क्षेत्र विशेष के कई ऐसे जो है बीज होते हैं जो पारंपरिक होते हैं, उसी क्षेत्र के होते हैं, उस मौसम के अनुकूल होते हैं, उन्हें ही हम परंपरागत बीज कहते हैं। अगर हम बात करें आधुनिक बीज की तुलना में, ये परंपरागत जो बीज हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं? जो परंपरागत बीज होते हैं वो देसी होते हैं, उनमें अंकुरण की क्षमता जो है अधिक होती है अपेक्षाकृत हाइब्रिड बीजों का। हाइब्रिड बीज यदि किसान लेता है तो उसको हर साल जो है अलग से लागत खर्च करके बीज लेना पड़ता है। और कभी कभी देखा जाता है कि मौसम अनुकूल नहीं होता है, कई बार कुछ दिन बारिश हुई और फिर ड्राई स्पेल आ गया, उस समय जो अपन ने हाइब्रिड या आधुनिक बीज जो अपन ने बोए हैं, उन बीजों की जो है यदि ड्राई स्पेल आया तो वो एकदम से फसल स्टंट कर जाती है और पौधे सूख जाते हैं। जबकि जो परंपरागत बीज होते हैं उनमें ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं और वो पूरा ग्रो करते हैं, जिससे किसान की लागत कम होती है और उसका उत्पादन बढ़ जाता है। बिल्कुल, आपने लागत कम की बात करी है और उत्पादन की बात करी है। तो क्या परंपरागत बीजों में रोगों का और कीटाणुओं का डर नहीं होता? नहीं होता है, बिल्कुल। जो परंपरागत बीज होते हैं उनमें कम पानी, यदि पानी कम भी है तो अंकुरण क्षमता होती है और वो सरवाइव कर सकते हैं। दूसरा, उनमें कीट व्याधि जो लगता है वो भी कम लगता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मतलब क्षेत्र की वैरायटी है, उसे अपने किसानों ने ही और प्रकृति ने ही मिलकर तैयार किया है, ताकि हम उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, अब जैसे आप अपना बुंदेलखंड ले लीजिए, बघेलखंड ले लीजिए। बघेलखंड में एक करधना वैरायटी है, धान की एक करधना वैरायटी है जो जिसमें आयरन कंटेंट अधिक पाया गया है। वहाँ की जो आदिवासी महिलाएं हैं वो बताती हैं कि जब वो प्रसव पीड़ा के दौरान और उस चावल की बनी वो खीर खाती हैं तो उसमें आयरन की मात्रा होती है और उसको कोई भी जो है मल्टी विटामिन्स और आयरन और कोई गोली खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये एक तरह से परंपरागत बीजों का महत्व है और अपने डेली जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं इनका संरक्षण करना। बिल्कुल, आपने बीज संरक्षण की बात करी है, तो बीज संरक्षण जो है इसमें जो भूमिका है वो किसानों की कितनी बनती है? अब किसानों की तो 100% भूमिका है, किसानों की भी है और महिला किसानों की भी है। तो किसान क्या है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में निश्चित वैरायटी का चयन करना कि ये वैरायटी हमारे जो है मौसम के अनुकूल है और उसका हम चयन करते हैं तो निश्चित रूप से वो किसानों को जो है फ़ायदा पहुंचाएगी। जबकि जो है आधुनिक जो बीज होते हैं उनमें वो क्षमता नहीं पाई जाती है, वो मौसम को बाढ़ के प्रति भी और सूखे के प्रति भी जो है सहिष्णु होती हैं। इसलिए जो है बीज बैंक के माध्यम से किसान जो है इसको संरक्षित कर रहे हैं बीजों को। उसमें अपन एक जो है पीवीसी ड्रम्स होता है, जिसका हम पीवीसी ड्रम्स देते हैं उनको, एयर टाइट होता है पूरा। उसमें एक और है, एक नया कॉन्सेप्ट आया है सीड्स कंजर्वेशन में, जियोलाइट। यदि हम जियोलाइट का प्रयोग करते हैं तो वो जियोलाइट एक सिरेमिक आइटम होता है जो अपने बॉडी वेट का 20% मॉइस्चर एवरीवेयर से एब्जॉर्ब कर सकता है। यदि हम उसका प्रयोग सीड के साथ करें,
सीड में रख के यदि करें तो निश्चित रूप से जो है हम सीड को 3 से 4 साल तक के लिए जो है संरक्षित कर सकते हैं। उसमें जो टेक्नोलॉजी है जियोलाइट की, उसका ये है कि जो बीज में जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसमें एक श्वसन गुणांक होता है, तो जियोलाइट उसका श्वसन गुणांक कम करता है और बीज की जीवन क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे बीज को हम 4 से 5 साल के लिए जो है संरक्षित कर सकते हैं। अगर अब हम बात करें इसमें महिलाओं की, तो हम महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो महिलाएं किस तरह से बीज संरक्षण में अपनी भूमिका निभाती हैं, ज़रा इसके बारे में बताएं। महिलाओं के तो कई सारे उदाहरण हैं। आप मराठवाड़ा या महाराष्ट्र के विदर्भ का क्षेत्र देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत कम पानी है, सूखा है। वहाँ पर भी लोग ज्वार, बाजरा और जो है ये देसी कपास लगाते हैं, जो कम पानी में भी बढ़िया उत्पादन देती हैं। अब महिलाओं की भूमिका आती है। महिलाओं की भूमिका है सावित्री मोहेपरा नाम की एक महिला थी, जिन्होंने महाराष्ट्र में बीज आंदोलन किया। अच्छा। और लगभग 100 वैरायटियां जो है धान की कंजर्व करी और उनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। और जो है उन्होंने बीज बैंक के माध्यम से, सीड क्लब्स के माध्यम से जो है उसको बीज को संरक्षित किया है। महिलाओं में एक खूबी और है, चयन प्रक्रिया। अच्छा। महिलाएं फसलों में मतलब किसानी का कार्य करती ही हैं, तो जब वो जाती हैं खेतों में तो देखती हैं कि अच्छा दाना कौन सा है, सीड्स किसका अच्छा है, मतलब पौधे तो सभी लगे हुए हैं पर अच्छा कौन सा है उसका चयन करना। इसके बाद वो कुठला है, नीम की पत्ती है, राख है, उसमें भी उन बीजों को मिला करके लंबे समय तक के लिए संरक्षित करती हैं। इसलिए बीज संरक्षण में कृषकों की भूमिका के साथ महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे आपको मैंने और महिलाओं को सीड माता का जो है खिताब भी मिला हुआ है। जी जी, अच्छी बात बताया हमारे किसान भाइयों के लिए कि जो महिलाओं को हो उनको सीड माता का भी जो है वरदान मिला है और खिताब भी मिल गया है। और वैसे ही सही बात है कि महिलाओं में वैसे भी संरक्षण करने की क्षमता तो वैसे भी होती ही है। अगर अब हम बात करें कि जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं, तो जलवायु परिवर्तन और मौसम जब जिस तरह से बदलता है, ऐसे में परंपरागत बीज कितना सरवाइव कर पाते हैं? मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि जो ये अपने हाइब्रिड बीज हैं और जो अन्य बीज हैं, उन्नत किस्म के भी बीज हैं, तो कई बार ऐसा देखा जाता है। अब इसी साल आप देख रही होंगी अल नीनो एक क्लाइमेट चेंज मतलब चैलेंज आया है अपने भारत में। उसमें ये है कि पानी कम बरसेगा और जो है धान की खेती और ये सब फेल हो जाएगी। पर यदि हमारे पास यदि परंपरागत बीज है और हमने उन वैरायटियों का संरक्षण किया है, तो निश्चित रूप से इस एल नीनो से भी जो है हम बच सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया करधना, बौना दूबराज, भालू दूबराज, ऐसी कम से कम दीनदयाल सोच संस्थान के माध्यम से ऐसी 500 प्रजातियों का कलेक्शन अपने बीज बैंक के माध्यम से आप वहाँ देख सकते हैं। और ये जो मौसम प्रतिकूल होता है उसके लिए जो यदि हम पारंपरिक बीजों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो सरवाइव करेंगे और किसानों के उत्पादन, उनमें इतनी क्षमता ऑलरेडी होती है। जी जी जी, क्योंकि उसे प्रकृति और किसान ने ही तैयार किया है। हाँ, प्रकृति ने तैयार किया है, किसान ने तैयार किया। ये बहुत बड़ी अच्छी बात बताई हमारे विशेषज्ञ ने कि जो हमारे परंपरागत देसी बीज हैं उनमें वैसे भी प्राकृतिक क्षमता ये है कि प्रकृति के अनुरूप वो अपने आप को ढाल सकते हैं और अच्छा उत्पादन दे सकते हैं। बात हो रही है कि अगर परंपरागत बीजों के संरक्षण की, तो कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जो इस पर कार्य कर रहे हैं? एक तो आपका PVMI है जो इस पे काम कर रही है। एक जो है PPVNFRA है, जो किसान यदि कोई भी वैरायटी यदि है उसको वो अधिकार देती है कि यदि आपने कोई भी वैरायटी नई या विकसित की या आपकी कोई परंपरागत किस्म है और उसको आप यदि उस पर रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसमें एक अवार्ड भी देंगे और उसकी जो वो पेटेंट है और लॉयल्टी वो किसान को ही मिलती है। क्या बात है। और हमारा दीनदयाल सोच संस्थान देसी किस्मों का और पारंपरिक किस्मों के संरक्षण संवर्धन के विषय पे बीज बैंक बना करके 50 किलोमीटर की परिधि में जो आदिवासी समुदाय है उसके माध्यम से जो है बीज बैंक का और बीजों का संरक्षण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और जो है जैसे एक सिस्टम भी इस पे हमने लागू किया है कि जैसे किसान है, हमसे वो बीज बैंक से बीज ले गया, इसके बाद जब उसकी फसल आई तो उसका सवाया करके
देता। ये भी एक्चुअली एक परंपरागत ही सिस्टम है जिसमें बीज को सवाया के रूप में लौटाया जाता था और बीज ले जाया जाता था। क्या बात है, मतलब आदान प्रदान वाली स्थिति की बात की है। तो अगर हम बात करें कि गांवों में, दूसरे गांवों में अगर हमें बीज का आदान प्रदान करना है तो किस तरह से किया जाएगा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हम लेंगे एक ब्रेक के बाद। तो लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कृषि दर्शन के कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं परंपरागत बीजों के संरक्षण में महिलाओं और कृषकों की भागीदारी के बारे में, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सत्यम जी। सत्यम जी, हम बात कर रहे थे कि परंपरागत बीजों को हम संरक्षित करना है, उनको हमें आगे बढ़ाना है, तो किस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो और चलाए जा रहे हैं ताकि दूसरे गाँवों में भी आदान प्रदान हो सके परंपरागत बीजों का? जी, उसके लिए संस्थान द्वारा समय समय पर ग्राम उत्सव, ग्राम मेले और जो है कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से ट्रेनिंग्स, ऐसे सब प्रोग्राम चला करके जो है हम किसानों को ट्रेंड करते हैं। जो नए उद्यमी हैं या बेरोजगार युवक हैं, उनको भी इस चीज़ की ट्रेनिंग दे करके कि अपने जो परंपरागत जो चीज़ें हैं जिनका हमने संरक्षण एवं संवर्धन किया है, अब उसको मैं ऐसे ट्रेनिंग में जो है किसानों को या उनको बताता हूँ कि अपन गांव के हैं, गांव में रिसोर्सेस हैं और बाहर शहरों में या जहाँ पे मल्टी सिटी है या मेट्रो सिटी है, वहाँ सोर्स की कमी है, वहाँ पैसा है। तो अपने सोर्स के माध्यम से जो अपन ने संरक्षित किया उसको ऊपर पहुँचाना है और उधर का जो पैसा है वो अपने गांव में लाना है। तो काफ़ी किसान जो है मोटिवेट होते हैं और कई युवा उद्यमी भी जो है हमसे जुड़े हैं और विभिन्न समयों पर हम जो है कृषि प्रदर्शनी लगाकर, बीजों की प्रदर्शनी लगाकर इनका मेला आयोजित करते हैं, जिससे कई गांवों के किसान आते हैं और जो अपनी अपनी जो उन्होंने संरक्षित की हैं प्रजातियां वो लेके आते हैं और मेले के द्वारा वहां पे आदान प्रदान उनका। बिल्कुल, आपने मेले की बात करी है, प्रदर्शनियों की बात करी है, तो अगर हम बात करें तो आपका एक अनुभव सुनना ज़रूर चाहेंगे कि किसी ऐसी प्रजाति को आपने देखा कि जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था, लेकिन कोई किसान लेकर आया है और आपको खुशी हुई और आज वो बीज जो है वो आज सबके सामने है और अच्छा उत्पादन दे रहा है। तो एक ऐसा बीज था परसन बादशाह, जो अपने बघेल खंड में कोई भी नहीं जानता था, और ये धान का बीज है और खाने में इसकी एक विशिष्ट प्रकार की खुशबू होती है और आयरन और जिंक की मात्रा जो है इसमें ज़्यादा पाई जाती, पारंपरिक वैरायटी है। तो अपना एक किसान था जो है सतना के बाजू से लगे हुए गांव का, वो एक 50 ग्राम लेके आया था बीज मेरे पास। उसने कहा कि सर ये बीज है, इसमें एरोमा बहुत है और यदि अपन किसानों को प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से जो है ये खाने वाली किस्म जो है वितरित हो जाएगी। हमने उसको करके पहले साल में उसका बीज तैयार किया तो लगभग जो है 20 या 25 किलो उसका बीज तैयार हुआ। नेक्स्ट हमने मेले के माध्यम से हमने उसको 10 गांव, अपने जो 10 बीज बैंक बने उन बीज बैंकों के माध्यम से और 10 किसानों के माध्यम से, मदर ट्रायल बोलते हैं उसको, मदर ट्रायल लगवा करके जो है सीड डिस्ट्रीब्यूट किया और आज वो सीड जो है पॉपुलर हो गया। और अन्य धानों की अपेक्षा जो ये आपकी 1509 है या
आप IR 64 ले लीजिए, क्रांति ले लीजिए या और भी कोई प्रजातियां हैं, उसकी अपेक्षा 2000 रुपये उसका चावल ज़्यादा बिकता है। और ये किसान जो है उसको लगा करके और उसका वैल्यू एडिशन करके बीज बैंकों के माध्यम से फ़ायदा कमा रहे हैं। बात हो रही है प्रयासों की, तो प्रयास एक व्यक्ति से नहीं होता है, सामूहिक प्रयास बहुत ज़रूरी होता है और ऐसे में सरकार की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। क्या बीज संरक्षण के लिए और इसको प्रोत्साहन देने के लिए कोई सरकारी योजनाएं भी हैं? अगर हैं तो बताइए हमारे किसान भाइयों को। एक तो प्रधानमंत्री जो है परंपरागत विकास कृषि विकास योजना है, जिसके माध्यम से जैविक खेती और परंपरागत बीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, खेती कराई जा रही है और प्रदर्शन विविध प्रकार के प्रदर्शन भी जो है किसानों को दिए जा रहे हैं, जिससे वो इसकी खेती कर रहे हैं। दूसरा आपको मैंने बताया था PBV एंड FRA के माध्यम से भी बीज जो पौधा अधिकार संरक्षण का नियम है वो भी दिया जा रहा है। तीसरा दीनदयाल शोध संस्थान कृषि विज्ञान केंद्र इस काम में लगे हुए हैं। इसके बाद एक अपना जो है क्षेत्रीय या समझ लीजिए देश का NBPGR है, जहाँ पे लगभग जो है हर प्रकार के बीजों का संरक्षण होता है और निश्चित रूप से चल रहा है। उसके साथ भी जुड़ के हमने कई जो है प्रजातियों को जो है वहाँ पहुँचाया और किसानों को उसका लाभ दिलवाया। अगर किसी किसान भाई को अपना जो परंपरागत बीज है वो संरक्षित कराना है, पेटेंट कराना है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, वो कैसे और कहाँ संपर्क कर सकते हैं? जी उसके लिए PPV एंड FRA नई दिल्ली में जाकर के एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को फिलअप करना है। किसान के लिए बिल्कुल निःशुल्क है और उसके माध्यम से फॉर्म भरकर यदि वो कोई भी बीज नमूना वहाँ पर लेके जाता है, उसको वहाँ टेस्ट किया जाता है वैज्ञानिकों की निगरानी में। देन 1 या 1.5 वर्ष बाद उस वैरायटी का पेटेंट हो जाता है और उसकी लॉयल्टी और उसका जो भी है वो सब किसान के नाम पे किया जाता है। बात आय की बात हो रही है। अगर कोई किसान चाहता है कि जो अभी वो कर रहे हैं, प्रचलन में है जो बीज हैं, उसके अलावा अगर ये देसी बीजों का अगर वो उत्पादन करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो किसान है किन बातों का ध्यान रखे और किन बातों को ध्यान में रख के अच्छा उत्पादन ले सके? किसानों के लिए आपने कहा तो किसान प्रत्येक क्षेत्र का, चित्रकूट क्षेत्र का, भोपाल क्षेत्र का, बड़वानी, बिदसा, ऐसे सभी क्षेत्रों के सभी जगह सभी फसलों के परंपरागत बीज किसानों के पास ही हैं और किसान को ही सच्चा वैज्ञानिक हम लोग मानते हैं, क्योंकि जो पुराने या परंपरागत बीज हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाना और उनका संरक्षित करना। यदि किसान के पास जो परंपरागत बीज हैं, यदि वो उनको 1 साल भी नहीं बोता तो फिर वो बीज जो है दोबारा नहीं मिल पाएगा। इसलिए सबसे बड़ा जो है किसान ही है। किसान को पता है कि कौन सा बीज है जो हमारे क्षेत्र के लिए सुटेबल है, उसका प्रयोग करे। अब जैसे एलनीनो है, यदि उसने परंपरागत बीज लगाएगा तो उसका सर्वाइव करेगा और यदि उसने हाइब्रिड लगाया तो नहीं करेगा। तो इसलिए जो है परंपरागत बीजों को आप यदि खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन बढ़ेगा। चलते चलते बस आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे कृषकों को, महिलाओं को, कि उनकी आय बढ़े और परंपरागत बीज संरक्षण से उनको लाभ मिले? किसान भाइयों को यही है कि ये जो अपना बीज है, ये अपना बीज ही नहीं है, ये अपनी संस्कार है, ये अपने जो है पीढ़ियों का जो अपने पूर्वज जो अपन को आशीर्वाद दे गए हैं उसके रूप में मैं देखता हूँ बीज को, क्योंकि बीज एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिससे हम जो है आगे की पीढ़ी के लिए अपने क्या दे रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके महिला कृषक और कृषक जो है परंपरागत बीजों का जो है संरक्षण एवं संवर्धन करें। निश्चित रूप से आगे आने वाला समय इन्हीं चीज़ों का है, परंपरागत बीजों से जो वैल्यू एडिशन करके जो है चीज़ें बनती हैं उनको अपन बाज़ार में बेच करके और बिल्कुल लाभ कमा सकते हैं और निश्चित रूप से परंपरागत बीज आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने में लाभकर हो। बिल्कुल, बहुत ही शानदार बात कही है कि परंपरागत बीजों का संरक्षण और उनका सहयोग, कहते हैं बिल्कुल इस तरह से कह सकते हैं कि जड़ों की तरफ आपको लौटना तो फिर से पड़ेगा। और यही चीज़ें आपकी आज हमने इस चर्चा में की। आपने इतनी सार्थक चर्चा में भाग लिया, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, अब कृषि दर्शन में वक्त हो चला है कार्यक्रम खबरें खेती देखने का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। 20,000 कृषि उद्यमी तैयार करेगा प्रगति मिशन। अल नीनो की चुनौती पर सरकार अलर्ट।
मध्य प्रदेश में अब तक 93 लाख हेक्टेयर में हुई बोनी, कपास में करें तत्वों की पूर्ति और नैपसेक स्प्रेयर की देखरेख। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। देश के छोटे और सीमांत किसानों को तकनीक, बाजार, वित्त और कृषि उद्यमिता से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति मिशन राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत देश भर में 20,000 कृषि उद्यमी तैयार किए जाएंगे, जो 20 लाख किसानों को आधुनिक खेती, मशीनीकरण, मृदा स्वास्थ्य, बाजार संपर्क और वैकल्पिक आय के अवसरों से जोड़ेंगे। सरकार का लक्ष्य कृषि को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और जलवायु अनुकूल बनाना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत का सपना विकसित कृषि और समृद्ध गांवों के बिना पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि लागत घटाकर किसानों की आय बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि छोटी जोत वाले किसानों के लिए केवल पारंपरिक खेती पर्याप्त नहीं है। अब फसल विविधीकरण, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों को अपनाकर ही आय में वास्तविक वृद्धि संभव होगी। अल नीनो के संभावित प्रभाव से मानसून की अनिश्चितता बढ़ने के बीच केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन को लेकर अपनी तैयारियां और निगरानी दोनों तेज कर दी है। केंद्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मानसून, खरीफ फसलों की बुआई, वर्षा की स्थिति, उर्वरकों और बीजों की उपलब्धता से लेकर खाद्यान्न भंडारण तक सभी पहलुओं की हर सप्ताह उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही है। नई दिल्ली में चर्चा के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि जून महीने में देश में सामान्य से 33% कम वर्षा दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई की शुरुआत में हुई अच्छी बारिश के बाद स्थिति में सुधार आया है। अब वर्षा की कमी घटकर 24% रह गई है। इसके साथ ही कम वर्षा वाले जिलों की संख्या भी 262 से घटकर 178 हो गई है, जो मानसून की स्थिति में सुधार का संकेत है। श्री चौहान ने बताया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित कई राज्यों की लगातार निगरानी की जा रही है। मध्य प्रदेश में कमजोर मानसून के चलते बुआई की गति गत वर्ष की तुलना में पिछड़ गई है। अब तक लगभग 93 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोनी कर ली गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 62.3% है। गत वर्ष इस अवधि में फसल की बुआई 103.62 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी। प्रमुख फसल सोयाबीन की बुआई गत वर्ष की तुलना में लगभग 1 लाख हेक्टेयर तथा धान लगभग 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र 145.98 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 150.45 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 93.68 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है, जबकि गत वर्ष समान अवधि में 103.62 लाख हेक्टेयर में बुआई कर ली गई थी। प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन की बोनी अब तक 46.76 लाख हेक्टेयर में कर ली गई है, जबकि 54.09 लाख हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया है। गत वर्ष इस अवधि में 47.96 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई थी। दूसरी प्रमुख फसल धान की बोनी अब तक 8.83 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि लक्ष्य 39.63 लाख हेक्टेयर रखा गया है और गत वर्ष अब तक 11.71 लाख हेक्टेयर में बोनी हो गई थी। इसी प्रकार अन्य प्रमुख फसलों में अब तक मक्का की बुआई 22.29 लाख हेक्टेयर में हुई है। वहीं अब तक तुअर 1.22 लाख हेक्टेयर, उड़द 3.02 लाख हेक्टेयर एवं कपास 5.41 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। राज्य में अब तक कुल अनाज फसलें 73.40 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 33.14 लाख हेक्टेयर में तथा तिलहनी फसलें 63.06 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 50.63 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। दलहनी फसलें 8.27 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 4.51 लाख हेक्टेयर में बोई जा चुकी हैं। खरीफ में कपास एक नगदी फसल है, परंतु कभी कभी सूक्ष्म तत्वों की कमी होने से पौधा कमजोर हो जाता है और उत्पादन प्रभावित होता है। आमतौर पर कपास में जिंक, गंधक, लोहा, मैग्नीज एवं बोरान की कमी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो उनका उपचार सरल है। मजबूत पौधा अधिक उत्पादन देता है, इसलिए किसान भाइयों को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। कपास के पौधों में जिंक की कमी को दूर करने के लिए 20 से 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से यदि बुआई के समय दिया जाए तो
तो अधिक लाभकारी होगा। खड़ी फसल पर जिंक सल्फेट 2 ग्राम और चूना 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव किया जा सकता है। फसल में गंधक की कमी आने पर 20 से 40 किलो गंधक युक्त उर्वरक प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलाएं। मैग्नीज तथा लोहे की कमी के लक्षण दिखाई पड़ने पर 0.3% मैग्नीशियम तथा फोरिक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए तथा बोरोन की पूर्ति के लिए बोरिक एसिड का 0.1% घोल का छिड़काव पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, पौध संरक्षण के लिए नैपसेक स्प्रेयर की जरूरत होती है। कई बार चलते चलते इसमें खराबी आने के कारण कृषि कार्य बाधित हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि उसके रखरखाव की समुचित जानकारी होनी चाहिए। कई बार दाब कम बनता है, इसके लिए पहले टंकी देखें, यदि खाली है तो इसे भरकर चलाएं। फिर भी शिकायत दूर ना हो तो पंप का प्रवेश वाल्व चेक करें। यदि कोई अवरोध है तो साफ करें या उसे बदल दें। इसके बाद भी समस्या का समाधान ना हो तो पिस्टन चेक करें। पिस्टन की सील घिसी दिखाई दे तो उसे बदल दें। इससे कम दबाव की समस्या से निजात मिल सकती है। कई बार छिड़काव अनियंत्रित हो जाता है। ऐसे में वायु प्रकोष्ठ में तरल पदार्थ आने से भी ऐसी समस्या आती है। इसके लिए वायु प्रकोष्ठ को खाली करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। यदि वायु प्रकोष्ठ में रिसाव है तो उसे बदल दें। यदि बाहरी रिसाव की दिक्कत आ रही है तो नई हौज लगा लें। यदि हौज का कनेक्टर क्षतिग्रस्त है तो उसे भी बदल दें। टंकी से रिसाव की स्थिति में उसे ठीक कराएं। तो चलिए किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज कृषि दर्शन में हमने बात की परंपरागत बीज के संरक्षण में महिलाओं और कृषकों की उपयोगिता के बारे में। और बिल्कुल सही बात है कि जब मिट्टी के साथ बीज मिलता है तो खरा सोना बनता है और फूल खिलते हैं और महिलाएं और किसान इसमें जुड़ जाते हैं तो समृद्धि बन जाती है। और अगर हम परंपरागत बीजों का संरक्षण करेंगे तो हम अपनी विरासत को संजो के रखेंगे। हमारे जो पूर्वजों ने हमें जो विरासत दी है उस बीज का संरक्षण करके हम उस संस्कार को पुष्पित पल्लवित करके आर्थिक लाभ भी कमा सकते हैं। वो एक ऐसा खजाना हमारे लिए छोड़ गए हैं जिसका हमें सही उपयोग करना है और उस उपयोग से अपने आने वाले कल को संवारना है, बनाना है और आने वाली पीढ़ी को हमें दोबारा देना है। तो परंपरागत बीजों के साथ आप जैविक खेती कीजिए, टिकाऊ खेती कीजिए, लाभ का व्यवसाय कीजिए, यही उम्मीद करते हैं। आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।